हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अपने ने 5 ईयर प्लान्स के जो 4 मेन गोल्स थे, 5 ईयर प्लान्स के जो 4 मेन गोल्स थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, उसका इंपैक्ट अपने ने एग्रीकल्चरल सेक्टर पे देखा था। आज के वीडियो में वही 5 ईयर प्लान्स के 4 मेन गोल्स, ग्रोथ, इक्विटी, सेल्फ रिलायंस एंड मॉडर्नाइजेशन का इंपैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पे देखना है। इट्स ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज की टॉपिक के क्या है, अपने को जो मेन गोल्स थे ऑफ 5 ईयर प्लान्स, उसका इंपैक्ट किस पे देखना है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड पे। देखिए, कोई भी इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल सेक्टर इंपॉर्टेंट तो होता ही होता है, साथ साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक स्टेबल इंप्लॉयमेंट दे पाता है जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर नहीं दे पाता। क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर खुद में एक सीजनल है, तो वो सीजनल इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कैन गिव व्हाट, परमानेंट एंड व्हाट, स्टेबल इंप्लॉयमेंट। मोरओवर इंडस्ट्री सेक्टर जो मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर पाएगा, एग्रीकल्चरल उतना उस मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो इंडस्ट्री विल ब्रिंग मच मोर प्रोस्पेरिटी कंपेयर्ड टू व्हाट, एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस, अगेन इंडिया बिटवीन 1950 टू 1990 क्या था, पुअर नेशन था, कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज मच मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड देयरफॉर ब्रिंग्स व्हाट, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। तो देयर वाज अ मच नीड कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या किया जाए, रिवाइव किया जाए एंड स्लोली उसको फिर क्या किया जाए, फ्लरिश किया जाए। तो उस वजह से अपनी इकोनॉमी भी क्या कर जाएगी, रिवाइव कर जाएगी। तो ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपैंड द व्हाट, इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज इफ द इकोनॉमी वाज टू ग्रो, यानी कि इफ द इकोनॉमी वाज टू रिवाइव। तो आई होप इट्स ओके, इकोनॉमी का रिवाइवल was much more dependent upon what, industrial sector compared to what, आपका agricultural sector। अब देखिए, इंडस्ट्री सेक्टर को रिवाइव करने के लिए दोनों आ गया है, पब्लिक सेक्टर भी आए और क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी आए। ज्यादातर जो भी वाइटल इंडस्ट्रीज थी उस पे तो पब्लिक सेक्टर ने क्या कर लिया, आगे बढ़ के उनको अपना तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए देखिए दोनों सेक्टर आ गया है, पब्लिक एंड व्हाट, प्राइवेट सेक्टर। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए दोनों सेक्टर आए। तो इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए देखिए दोनों सेक्टर आ गया है, एक पब्लिक सेक्टर भी आ गया है, दूसरा देखिए प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। जो भी मेन या की या स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज थी उनको रिजर्व किया गया पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के लिए, एंड आगे देखेंगे कुछ कुछ सेक्टर्स ओपन कर दिया सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए, एंड कुछ कुछ इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स वर मेंट फॉर बोथ पब्लिक एंड व्हाट, प्राइवेट। इसका बाइफर्केशन आगे दिया हुआ है, बट इंडस्ट्री को रिवाइव करना बहुत ही जरूरी था, उसी से अपनी इकोनॉमी रिवाइव हो सकती थी। तो बोथ सेक्टर केम फॉरवर्ड, पब्लिक सेक्टर एंड व्हाट, प्राइवेट सेक्टर। तो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज जो भी वाइटल थी वो तो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया, कुछ कुछ सेक्टर्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया, एंड अपने देखेंगे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज दोनों के लिए, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई। तो देखिए इसका जो ब्रेकअप दिया गया है कि कौन सी इंडस्ट्रीज पे पब्लिक सेक्टर का रिजर्व है, कौन सी इंडस्ट्रीज के ऊपर प्राइवेट सेक्टर का रिजर्व है और किन पे दोनों का रिजर्व है, ये बताया गया आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में देखिए क्या किया गया,
दिस रेजोल्यूशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ व्हाट सेकंड 5 ईयर प्लान। तो ये जो आपका आईपीआर 1956 है, इट इज द पार्ट ऑफ द व्हाट सेकंड 5 ईयर प्लान। दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, देख लीजिए 3 कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज का नाम था शेड्यूल ए जो कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस था, शेड्यूल बी जो कि मिक्स्ड एंटरप्राइजेस था, और शेड्यूल सी जो कि क्या था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज और एंटरप्राइजेस था। तो आप यहां पे देख सकते हो कि रेजोल्यूशन में जो भी इंडस्ट्रीज या जो भी सेक्टर्स थे उनको कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया, 3। ए गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो कि शेड्यूल ए के नाम से जाना जाएगा, बी मिक्स एंटरप्राइजेस जो कि क्या है आपका पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों है, उसको शेड्यूल बी के नाम से जाना जाएगा, और तीसरा क्या है, सिर्फ प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो कि शेड्यूल सी के नाम से जाना जाएगा। तो आई होप इट्स ओके। तो 3 कैटेगरी था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3, या आप ऐसे बोल लो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी या शेड्यूल सी। तो कुछ कुछ बुक्स में कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी किया हुआ है, तो कुछ कुछ बुक्स में क्या किया हुआ है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में था गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, शेड्यूल बी में क्या था, मिक्स्ड एंटरप्राइजेस, और शेड्यूल सी में क्या था, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो चलिए इसको आगे देखते हैं, मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूं। यहां पे देखिए, ये रे शेड्यूल ए है, ये कौन सा है, शेड्यूल ए है। शेड्यूल ए में देखिए कितनी 17 इंडस्ट्रीज थी जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई। तो आपको एग्जाम में यही लिखना है, 3 शेड्यूल डिफाइन करना है। शेड्यूल ए में आपको लिखना है गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, शेड्यूल बी में आपको क्या लिखना है, मिक्स्ड एंटरप्राइजेस, और शेड्यूल सी में क्या लिखना है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, और आपको 2 या 3 एग्जांपल देने से आपका काम बन जाएगा। तो शेड्यूल ए में देखिए कितनी इंडस्ट्रीज थी, 17 इंडस्ट्रीज। These industries were reserved for what? Public sector. Public sector का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर। और ये कैसी थी, देखिए जो बहुत ही बेसिक एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की थी। तो जो भी वाइटल थी, तो जो भी वाइटल इंडस्ट्रीज थी उसके लिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको किसके लिए रिजर्व कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, आर्म्स, एम्यूनिशन, आयरन एंड स्टील, हेवी प्लांट्स एंड मशीनरीज। तो आप यहां पे 3-4 एग्जांपल्स उसके लिख सकते हो। तो शेड्यूल ए के भीतर 17 इंडस्ट्रीज थी जो कि एकदम पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई। फिर देखिए मिक्स्ड एंटरप्राइजेस, फिर कौन सा है, मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। इसको शेड्यूल बी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल बी भी बोलते हैं। तो देखिए शेड्यूल बी, इन द सेकंड कैटेगरी देयर वर 12 इंडस्ट्रीज शोन इन विच शेड्यूल नंबर बी। इसमें देखिए एग्जांपल क्या, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, अलॉयज, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, सिंथेटिक रबर्स, ये जो भी इंडस्ट्रीज थी इसमें मिक्स्ड का मतलब क्या, पब्लिक एंड प्राइवेट। देखिए इसको मिक्स्ड में कैसे उन्होंने लाया गया, ये उनका ये कहना था कि 1956 के पहले, सोचिए 1956 के पहले अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ने रबर इंडस्ट्री स्टार्ट की हुई है, 1956 के पहले कोई भी प्राइवेट ने एक रबर इंडस्ट्री स्टार्ट की है, तो उन लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन 1956 के बाद अगर रबर की इंडस्ट्री सेटअप करनी है, रबर की फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो वो सिर्फ कौन कर सकता है, पब्लिक सेक्टर कर सकता है। तो इसलिए जो पुरानी थी वो तो प्राइवेट सेक्टर भी चला सकते थे, लेकिन जो भी नहीं आएगी वो कौन चलाएंगे, पब्लिक सेक्टर। तो देखिए रबर में दोनों हो गए ना, पुरानी वाली में प्राइवेट सेक्टर थे, और जो भी नया सेटअप होगा वो अब कौन कर सकता था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था। तो रबर में दोनों रह गए, प्राइवेट सेक्टर भी रह गए उसमें से, एंड कौन रह गया, पब्लिक सेक्टर भी रह गया। तो आई होप इट्स ओके। इसलिए इसको मिक्स्ड बोला जा रहा है। मिक्स्ड मतलब क्या है, रबर फैक्ट्रीज कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी थी एंड किसके पास थी, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के पास भी थी, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, मिक्स्ड एंटरप्राइजेस। और तीसरा देखिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो जो भी इंडस्ट्री शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी में नहीं आती, जो भी इंडस्ट्री शेड्यूल ए एंड शेड्यूल बी में नहीं आती, दैट वाज लेफ्ट ओवर फॉर व्हाट, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। दैट वाज लेफ्ट ओवर फॉर व्हाट, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो चलिए अपने नोट्स में चलते हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट कैटेगरी comprised industries which would be exclusively owned by whom, government. तो this is schedule A, government enterprises. कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं, आयरन एंड स्टील, एयर ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, आर्म्स, ये सब किस में है, आपका शेड्यूल 1, कैटेगरी 1 में। The second category consisted of industries in which the private sector could supplement the efforts of the what, public sector, with the government taking the sole responsibility for starting what, new units. तो अगेन जो कैटेगरी बी था, जो शेड्यूल बी था, उसमें प्राइवेट भी है एंड पब्लिक भी है। लेकिन 1956 ऑनवर्ड्स जो भी इंडस्ट्रीज का नया सेटअप होगा वो कौन कर सकती थी, सिर्फ पब्लिक सेक्टर। हाँ, पुराना अगर किसी ने प्राइवेट सेक्टर ने स्टार्ट किया गया था
किया गया होगा तो दैट कुड कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी नया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए जो भी नया अब होगा 1956 के बाद, तो वो सारी कौन स्टार्ट कर सकता था? इंडस्ट्रीज या जो भी फैक्ट्री सेटअप करना था वो कौन कर सकता था? सिर्फ पब्लिक सेक्टर। द थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टेकन टू बी इन द व्हाट? प्राइवेट सेक्टर। तो जो इंडस्ट्रीज शेड्यूल ए में नहीं आती, शेड्यूल बी में नहीं आती, दोज वर लेफ्ट ओवर फॉर व्हाट? प्राइवेट एंटरप्राइजेस, एंड दैट इज व्हाट? शेड्यूल सी। अगेन देखिए शेड्यूल सी के बारे में और दिया हुआ है, ऑल्दो देयर वाज अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि शेड्यूल सी, द सेक्टर वाज केप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ व्हाट? लाइसेंसेस। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो इंडस्ट्रीज रखी गई थी वो इंडस्ट्रीज उन लोग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन डेफिनेटली उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता था फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यही लिखा हुआ है, अ लाइसेंस वाज नीडेड टू स्टार्ट एनी फैक्ट्री इन द शेड्यूल सी इंडस्ट्री। No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. This policy was used to promoting industry in the what? Backward regions. तो यूजुअली अगर प्राइवेट सेक्टर ये बोलता था ना कि मैं बैकवर्ड एरिया में ये शेड्यूल सी की कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने को तैयार हूं, तब तो लाइसेंसेस आराम से मिल जाते थे। So it was easier to obtain license if the industrial unit was established in an economically backward area. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits and electricity at a what? Lower tariff. तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर बैकवर्ड एरिया में कोई ये फैक्ट्री वगैरह सेटअप करता था तो उनको दो एडवांटेज मिलता था। वो दो एडवांटेज क्या था? एक तो टैक्स बेनिफिट्स, तो उनको कम टैक्स देना पड़ता था, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी भी उनको चीपर रेट में मिल जाती थी। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट व्हाट? रीजनल इक्वालिटी। तो डेफिनेटली देखिए जो भी अर्बन एरियाज है वो तो ऑलरेडी आपको डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड मिलेंगे, लेकिन बैकवर्ड एरियाज तो उतने मिलेंगे नहीं। तो इसलिए बैकवर्ड एरियाज पे अगर इंडस्ट्री सेटअप की जाती थी तो बहुत सारे कंसेशंस या बेनिफिट्स दी जाती थी ताकि दैट कुड प्रमोट व्हाट? रीजनल व्हाट? पैरिटी। तो अर्बन तो अच्छा इंडस्ट्रियलाइज है ही था, साथ साथ में जो भी रूरल एरियाज थे, बैकवर्ड एरियाज थे, उसमें भी इंडस्ट्रीज आना स्टार्ट हो गया। Even an existing industry had to obtain a license for expanding output or for what? Diversifying production. तो अगर आपने सोचिए एक लाइसेंस लिया था अंडर जो भी शेड्यूल 3 के भीतर इंडस्ट्रीज थी, अगर आपने एक लाइसेंस लिया था टू प्रोड्यूस टू गुड्स, अगर सोचो आपको एक और एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की इच्छा थी, तो यू वांटेड टू वेंचर इनटू व्हाट? थर्ड प्रोडक्ट, तो उसके लिए भी आपको क्या लेना पड़ता था? वापस से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता था। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जितना गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का आप डाइवर्सिफाई करोगे, एक्सपेंशन करोगे, उसके लिए भी अलग से आपको एक लाइसेंस लेने की दरकार थी। तो आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट क्या है देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनेशन 1950 में देखें, पहले तो 1950 में अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनेशन देखें तो इस वे से डिफाइन किया गया है कि अगर 1950 में आपके पास कोई फैक्ट्री थी एंड उस फैक्ट्री में आपका इन्वेस्टमेंट ऑन मशीनरी अप टू 5 लाख रुपीस था, तो आप एक स्मॉल स्केल यूनिट कहलाते थे। सो इन 1950 अगर आप कोई फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है ऑन मशीनरी अप टू ₹5 लाख, देन यू वर कंसिडर्ड एज अ व्हाट? स्मॉल स्केल यूनिट। विद टाइम ये जो लिमिट है वो बढ़ती गई है, तो आज के दिन एकदम देखोगे तो क्या है? 5 करोड़ है। कितना है? 5 करोड़। तो 5 लाख था, उसके बाद उन्होंने 25 लाख रुपीस किया, तो कोई टाइम पे उन्होंने 1 करोड़ भी कर दिया था, लेकिन आप एकदम रिसेंट अगर आप गूगलिंग करोगे तो ये क्या निकलेगा? 5 करोड़। यानी कि अगर आपने कोई फैक्ट्री सेटअप की है जिसमें मशीनरी में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अप टू ₹5 करोड़, तब आप क्या कहलाओगे? स्मॉल स्केल यूनिट। लेकिन यहां पे तो किस चीज का दिया हुआ? 1950 का दिया हुआ। किसका दिया हुआ? 1950 का। उस वक्त इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था? इन्वेस्टेड अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज हाउ मच? 5 लाख। फिर उसके बाद लिखा हुआ एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। नहीं बेटा, अब प्रेजेंट में ये 1 करोड़ का भी लिमिट चेंज कर दिया गया। इट हैज बीन मेड अप टू व्हाट? 5 करोड़। ठीक है। अब यहां पे ये बोला जा रहा है 1955 के टाइम पे एक कमिटी सेटअप की गई, कार्वी कमिटी। क्या कमिटी सेटअप की गई? कार्वी कमिटी सेटअप की गई, विच वुड हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ व्हाट? स्मॉल स्केल यूनिट्स। विच वुड हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ व्हाट? स्मॉल स्केल यूनिट्स।
क्योंकि अगर स्मॉल स्केल यूनिट्स का प्रमोशन बढ़ेगा, यानी कि इफ दे डू वेल, तो ऑटोमेटिकली जो रूरल एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। तो आपका बुक में यही लिखा हुआ है कि 1955 में कार्वी कमेटी सेटअप की गई, विच वॉज to promote the what small scale units which would help in what rural development। and 1950 का डेफिनेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, जहां पे स्मॉल स्केल यूनिट वो यूनिट कहलाई जाती थी जिसमें मशीनरी में इन्वेस्टमेंट वाज अप टू व्हाट 5 लाख रुपीस, लेकिन आज के दिन यही इन्वेस्टमेंट का लिमिट कितना कर दिया गया, 5 करोड़ रुपीस। अब देखिए, इट इज बिलीव दैट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। तो आप देख सकते हो कि जो भी स्मॉल स्केल यानी कि जो फैक्ट्री, छोटी छोटी फैक्ट्री होती है, उसमें भी काफी इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो इट इज बिलीव दैट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, दे यूज मोर लेबर देन द व्हाट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर जनरेट मोर व्हाट एम्प्लॉयमेंट। देखिए, लार्ज स्केल यूनिट्स के पास तो बहुत पैसे होते हैं, तो उन लोग तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स वगैरह खरीद सकते हैं, तो उन लोग इतना इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते जितना कि स्मॉल स्केल कर पाएगा। क्योंकि स्मॉल स्केल वाला डेफिनेटली मशीनरीज में तो इन्वेस्ट करता है, लेकिन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो उन लोग को मशीन के साथ साथ क्या चाहिए, उतना ही फुल फ्लेजेड लेबर भी चाहिए। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर व्हाट लेबर इंटेंसिव, बट दीज इंडस्ट्रीज कैन नॉट compete with big industrial firms। तो ये बोला जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूजुअली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ कंपीट करने में प्रॉब्लम आती है। It is obvious that the development of small scale industries requires them to be shielded from the what large firms। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट तो कर रहे थे, लेकिन प्रमोट करने में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि दे कुडंट compete with what लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दे कुडंट compete with what लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो उनको शील्ड, उनको प्रोटेक्ट करने की दरकार थी। तो देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉर दिस पर्पस द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाज रिजर्व फॉर व्हाट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो काफी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कि सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर सकता है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, एम्ब्रॉयडरी वगैरह। तो ये सब जो भी इंडस्ट्रीज थी, इनको फुल फ्लेजेड कवर कर दिया गया कि सिर्फ इनमें एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही क्या कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है। द क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन बीइंग द एबिलिटी ऑफ दिस यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। सो एज फार एज जो भी लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल के लिए क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। अगर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अगर उस लिस्ट में से गुड्स प्रोड्यूस कर पाता था, तो उसको स्मॉल स्केल यूनिट सेटअप करने का लाइसेंस दे दिया जाता था। नेक्स्ट, दे वर आल्सो गिवन कंसेशंस एट अ व्हाट लोअर एक्साइज ड्यूटी। पहले तो, अभी तो ये एक्साइज ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले क्या होता था, जितना गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते थे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी टैक्स लगता था, दैट वाज एक्साइज ड्यूटी। तो स्मॉल स्केल को कम टैक्स देना पड़ता था कंपेयर्ड टू व्हाट लार्ज स्केल। और स्मॉल स्केल को अगर बैंक लोन भी लेना पड़ता था, तो उनको क्या करना पड़ता था, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता था। इट्स ओके। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कहानी थी। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑन व्हाट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ऊपर जो भी पॉइंट एबीसी में पढ़े हैं, उसका इफेक्ट देख रहे हैं ऑन दी व्हाट इकोनॉमी, ऑन दी व्हाट इकोनॉमी एंड व्हाट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 13% to what 24.6%। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि अपने देख चुके हैं जीडीपी में 3 सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि व्हाट इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा कौन सा टर्शियरी सेक्टर यानी कि व्हाट सर्विस सेक्टर। तो 1955 में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो कितना परसेंट था, देखिए 13%। तो इन 1950 इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी वाज व्हाट 13%। और देखिए 1990 में अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज हो गया, 25%, दैट इज व्हाट 24.6%। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रू बिटवीन व्हाट 1950 टू व्हाट 1990। तो 1950 में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता था, 13%, लेकिन अब देखो लगभग ट्वाइस हो गया, 25% हो गया, 24.6%। एंड अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इट वाज ग्रोइंग एट व्हाट 6%। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एवरी ईयर लगभग कितने परसेंट से ग्रो कर रहा था, 6%। No longer was Indian industry restricted largely to what cotton, textiles and jute। तो 1950 में ज्यादा इंडस्ट्रीज कहां पे थी, कॉटन पे थी, जूट पे थी, टेक्सटाइल्स वगैरह पे थी। बट टिल वी रीच ईयर 1990 वी वर इनटू व्हाट इवन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, स्कूटर्स एंड ऑल। सो यही बोल रहा है कि जो डाइवर्सिफिकेशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। The industrial sector became well diversified by 1990 largely due to what public sector, यानी कि गवर्नमेंट का भी बहुत सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को मिला। तो प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बोथ वर्कड इन टैंडम की ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो जाए, ग्रो हो जाए।
The promotion of small scale industries give opportunities to those people who do not have the capital to start large firms to get into business. तो small scale industries को प्रमोट करने के लिए लोन्स बहुत चीपर रेट में मिलना स्टार्ट हो गया था, सब्सिडीज वगैरह मिलना स्टार्ट हो गई थी, तो जिनके पास कम भी पैसे थे दे ऑल्सो कुड कम अप विद व्हाट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्टेड फ्लरिशिंग. प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज. इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज का मतलब होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. इंडिजिनियस का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट ऑटोमोबाइल्स सेक्टर्स. तो अभी देखेंगे कि हाउ इंडियन इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द व्हाट फॉरेन सेक्टर. तो पहले तो क्या होता था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी, जो भी ऑटोमोबाइल्स होती थी, सारा बेसिकली इंपोर्ट ही करवाते थे, बाहर से ही करवाते थे. लेकिन इंडिया में भी उसका प्रोडक्शन वाज इंपॉर्टेंट, तो ऑटोमोबाइल्स का प्रोडक्शन वाज अगेन गिवन व्हाट मोटिवेटेड. इवन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन वाज मोटिवेटेड बाय शील्डिंग व्हाट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. इसके बारे में अपने आगे देखेंगे. तो यही लिखा हुआ है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. तो फॉरेन कंपटीशन से कैसे प्रोटेक्ट किया गया अभी आगे देखेंगे. इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इवन इन द फील्ड्स ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री. तो देखिए ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट था, कुछ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. नेगेटिव इंपैक्ट ये था कि जो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स ले सकते थे, अपने ने देखा था कि वहां पे लाइसेंसेस वगैरह की दरकार थी. तो जो भी बड़े लोग होते थे, जो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उन लोग क्या करते थे कि कॉम्पिटिटर्स को आने से रोकते थे बाय लॉबिंग टू द गवर्नमेंट कि उनको लाइसेंसेस नहीं दिया जाए. तो कोई भी कॉम्पिटिटर अगर उनके फील्ड में, उनके सेक्टर में आना चाहता था, तो ये जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उन लोग गवर्नमेंट को लॉबी करते थे, यानी कि अपने पॉलिटिकल रीच वगैरह को क्या करते थे, यूज करते थे, और उनको लाइसेंस देने से क्या कर देते थे, रोक देते थे. तो द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वाज मिसयूज्ड बाय व्हाट इंडस्ट्रियल हाउसेस. A big industrialist would get a license not for starting a new firm but to prevent what competitors from starting what new firms. तो जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस होते थे वो अपने कॉम्पिटिटर्स को आगे बढ़ने ही नहीं देते थे, क्योंकि उनको अगर आगे बढ़ना होता था कॉम्पिटिटर्स को, तो उनको तो लाइसेंसेस चाहिए था. लेकिन ये जो भी इंडस्ट्रियल हाउसेस होते थे, दे वुड लॉबी द गवर्नमेंट कि इनको लाइसेंसेस नहीं दिया जाए. तो that was a big problem. The excessive regulation of what came to be called the permit license Raj prevented certain firms becoming more efficient. Again, अगर आपको लाइसेंस मिल भी जाता था तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे वो काफी आपको हैरेस करते थे, वो आपसे बहुत सारा डोनेशन, ब्राइब वगैरह मांगते थे. तो अगेन आपकी क्या हो जाती थी, जो कॉस्टिंग ऑफ द गुड होती थी वो क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी. तो सिंस वो बढ़ जाती थी तो डेफिनेटली यू कुडंट व्हाट कम्पीट विद अगेन व्हाट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दिया हुआ है कि जो भी लाइसेंसेस का, एक्चुअल में जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसका है, मैक्सिमम है लाइसेंस का. तो आपको अगर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना था तो गवर्नमेंट को आपको क्या करना पड़ता था, ब्राइब वगैरह करना पड़ता था. तो वही प्रॉब्लम था. और वो इंस्पेक्टर कभी भी आपके फर्म या इंडस्ट्री में आता था फॉर चेकिंग, एंड अननेसेसरी आपको क्या करता था, अरेस्ट करता था. तो अपने दो सेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड दूसरा कौन सा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब अपने तीसरे सेक्टर में मूव कर रहे हैं. अपने किस सेक्टर में मूव कर रहे हैं, तीसरे सेक्टर में मूव. नेक्स्ट अपने को ये देखना है कि जो भी अपना गोल्स था, 5 ईयर प्लान्स, उसका इंपैक्ट ऑन व्हाट ट्रेड पॉलिसी, उसका इंपैक्ट ऑन व्हाट ट्रेड पॉलिसी. जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने ने ट्रेड पॉलिसी में लिया था, दैट वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. दैट वाज व्हाट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. यानी कि कुछ कुछ गुड्स जो अपने फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे थे, उसको क्यों ना अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें, ताकि अपने इंपोर्ट्स क्या हो जाए, कम हो जाए. तो ट्रेड पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग किस रिगार्ड्स में हुई थी, इन रिगार्ड्स टू व्हाट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. यानी कि गुड्स को इंपोर्ट ना करके काफी सारे गुड्स को क्यों ना अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें. So in the first 7 plans, trade was characterized by what is commonly called an inward-looking trade strategy. That is what? Import substitution. The policy aimed at replacing or substituting imports with what? Domestic production. For example, instead of importing vehicles made in a foreign country, industries would be encouraged to produce them in India itself. तो जो भी ऑटोमोबाइल, जो भी कार थी, फॉर एग्जाम्पल लिया गया, उनको अपने इंपोर्ट नहीं करवा के इट वाज बेटर कि अपने उसको डोमेस्टिकली क्या करे, प्रोड्यूस करे. इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन. अब देखिए प्रोटेक्शन कैसे मिला, इन 2 फॉर्म्स, वन इज टैरिफ्स एंड द अदर इज व्हाट, कोटास.
तो अपने ये तो बोल रहे हैं कि फॉरेन से इंपोर्ट नहीं करवाए एंड रादर अपने कहां पे प्रोड्यूस करे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे। तो जो भी इंडस्ट्रीज अब इसको डोमेस्टिक प्रोड्यूस करने की सोचेगी उनको कुछ प्रोटेक्शन की तो रिक्वायरमेंट होगी, वरना वो फॉरेन इंडस्ट्री से कैसे कंपीट करेगी। तो वही प्रोटेक्शन की बात किया जा रहा है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दो तरीके का प्रोटेक्शन दिया गया। वन वाज व्हाट, टैरिफ्स। टैरिफ्स का मतलब देखिए यहां पे होता क्या है कि आपको तो ये इतना तो पता है कि जब अपने कुछ गुड्स इंपोर्ट करवाते हैं, कुछ भी गुड्स अगर अपने फॉरेन से क्या करवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो उस टैक्स को यहां पे टैरिफ बोला जा रहा है। तो ये किया गया कि फॉर एग्जांपल जो भी फॉरेन से कार अगर इंपोर्ट होगी ना, तो उनपे जो टैक्स है, जो टैरिफ है, वो बहुत ड्रास्टिकली हाई कर दी गई। क्योंकि अब जो भी उनको इंपोर्ट करवाएगा तो उनको तो बहुत टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा तो उनकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। एंड देन दे वुड नॉट बी एबल टू compete विथ व्हाट, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो यहां पे यही बोला गया है कि टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस को, इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत हद तक बढ़ा दिया गया काफी गुड्स के लिए, ताकि उनका जो भी इंपोर्ट करे उनको क्या करना पड़े, बहुत टैक्स पे करना पड़े, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए एंड देन दे विल नॉट बी एबल टू compete विथ व्हाट, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। दूसरा कोटा। कोटा का मतलब यह है कि जिनको इंपोर्ट करवाना है कोई पर्टिकुलर गुड, उनपे एक लिमिट रख दी गई कि आप इतने नंबर ऑफ यूनिट्स ही क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो एक सर्टेन लिमिट तक तो आप इंपोर्ट करवा पाओगे, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा अगर इंडिया में रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली वो रिक्वायरमेंट फिर कौन फुलफिल कर पाएगा, सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री से फुलफिल कर पाएगी। तो दो तरह के प्रोडक्शन क्या थे, टैरिफ्स एंड व्हाट, कोटास। टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, टैक्सेस बहुत बढ़ा दिया गया ऑन द इंपोर्ट ऑफ व्हाट, फॉरेन गुड्स, ताकि इंपोर्ट बिकम्स वेरी कॉस्टली। दूसरा कोटा, अ मैक्सिमम लिमिट वाज फिक्स्ड कि इतने मैक्सिमम नंबर यूनिट्स ही आप क्या करवा सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो। एंड अगेन अगर उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट अगर इंडिया में होती है तो डेफिनेटली उसको कौन फिर फुलफिल कर पाएगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टैरिफ्स आर अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, देयरफॉर डिस्करेजिंग देयर यूज। Quota specify the quantity of goods which can be what, imported। तो एक मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स कर दी गई। The effect of tariffs and quotas is that they restrict imports and therefore they protect the what, domestic firms from foreign competition। The policy of the protection was based on the notion that the industries of the developing countries were not in a position to compete against the goods produced by more developed economies। तो जो भी फॉरेन इकोनॉमीज थी अगर वहां से गुड्स इंपोर्ट करेंगे तब तो आप समझते हो ना कि इंडिया में जो भी पैसा है वो अगेन कहां स्टार्ट जाना हो जाएगा, वो बाहर स्टार्ट जाना हो जाएगा। और तो आप आगे रीड कर सकते हो। लास्ट पैराग्राफ देखिए, द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशंस वाज आल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑन द तो अपने ने जो भी गोल से उनका इंपैक्ट तीन मेन सेक्टर में देख लिए हैं एंड आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है।